हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे आपके जो 12th क्लास का जो लेसन चल रहा था, अपना लेसन नंबर 9 एंजाइम का। उस एंजाइम के बारे में हम बात करेंगे, एंजाइमों के विशिष्ट गुणधर्म के बारे में। इससे पीछे की वीडियो में पढ़ा है एंजाइम की संरचना के बारे में, वह एंजाइम की खोज किसने की, एंजाइम का नामकरण किसने किया। ठीक है भाई। तो अब हम बात करेंगे एंजाइम के विशिष्ट गुणधर्मों की भी, एंजाइम के गुण क्या होते हैं। तो पहला देखिए भी, जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइमों के अंदर स्वयं के एक विशिष्ट गुण होते हैं। ठीक है भाई। और इसके अंदर पहला गुण हम देखते हैं कि जो एंजाइम होता है वो कैसा होता है, प्रोटीन प्रकृति का। पहला जो विशिष्ट गुण होता है वो एंजाइम का क्या होता है, प्रोटीन प्रकृति का। हमने पीछे बात की थी कि लगभग सभी एंजाइम कौन सी प्रकृति के होते हैं। एंजाइम की रासायनिक प्रकृति कैसी होगी, प्रोटीन प्रकृति की होती है। तो एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। परंतु कुछ एक अपवाद होते हैं जो आरएनए से निर्मित बने होते हैं। जैसे हमने बात की थी पहले, राइबोन्यूक्लियस की बात की थी, वो एक राइबोन्यूक्लियस फॉस्फेट, वो एक ऐसा एंजाइम था, आरएनए से निर्मित एंजाइम था। परंतु जो लगभग सभी एंजाइम जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। मतलब उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन का संगठन पाया जाता है। तो पहला गुण क्या है, ये एंजाइम का है। देखिए भी, एंजाइम क्या होते हैं, लगभग सभी कोशिकाओं के अंदर क्या पाए जाते हैं, सजीव की एंजाइम पाए जाते हैं। जितने भी सजीव है, प्रत्येक सजीव की कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। परंतु इनका जो वितरण होता है सजीवों के अंदर वो समान रूप से नहीं होता। मतलब जैसे मान लीजिए हम बात करें मनुष्य और पादप की, तो मनुष्य के अंदर श्वसन के लिए जो एंजाइम है वो क्लोरोप्लास्ट के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाता है। और पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए जो एंजाइम पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है भाई। तो उसी प्रकार से प्रत्येक एंजाइम का वितरण अपना अलग अलग होता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रकृति की, कोलाइडी प्रकृति। भाई जो एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं, कोलाइड प्रकृति होती है। कोलाइड प्रकृति का अर्थ क्या होता है, एंजाइम की जो सतह होती है, एंजाइम क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया का जो क्षेत्रफल होता है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब क्रिया कारक को अधिक सतह क्या करता है, प्रदान करता है क्रिया करने के लिए। कौन है, एंजाइम। एंजाइम का आकार बड़ा होने के कारण ये क्या करता है, एंजाइम का आकार बड़ा होने के कारण ये जो क्रिया कारक होता है या जो क्रियाधर होता है जिससे एंजाइम क्रिया करता है, उसको क्या करता है, ये अधिक क्षेत्रफल क्या करता है, प्रदान करता है। तो ये क्या है, इसका कोलाइडी प्रकृति होती है एंजाइम की। नेक्स्ट है अपनी विशिष्टता। एंजाइम क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकार के होते हैं। मतलब एंजाइमों की जो विशिष्टता होती है वो उनकी क्रियाओं के आधार पर होती है। मतलब एक एंजाइम कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा या नहीं लेगा, उसके आधार पर, या फिर किस प्रकार के क्रिया कारक से वो क्रिया करेगा, उस आधार पर प्रत्येक एंजाइम की अपनी क्या होती है, एक विशेषता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम विशिष्टता कहते हैं। तो एंजाइम विशिष्टता के अंदर अपना पहला जो गुण है वो है निरपेक्ष विशिष्टता। पहला कौन सा आता है अपना, निरपेक्ष विशिष्टता। निरपेक्ष विशिष्टता के अंदर देखिए कि जो एंजाइम होता है, मान लीजिए एक एंजाइम एक विशेष क्रियाधार पर ही क्या करता है, क्रिया करता है। निरपेक्ष विशिष्टता का अर्थ क्या है, एक विशेष एंजाइम एक विशेष क्रियाधार पर क्या करता है, क्रिया करता है, क्रियाधार पर क्रिया करता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले अगर हम निरपेक्ष विशिष्टता का, तो इसके अंदर अपना क्या है, यूरिएज जो एंजाइम होता है, यूरिएज एंजाइम सिर्फ क्या करता है, यूरिया के ऊपर क्या करता है, क्रिया करता है। यूरिएज एंजाइम अन्य किसी क्रिया कारक के ऊपर क्रिया नहीं करेगा। तो जो यूरिएज एंजाइम है ये क्या है, निरपेक्ष विशिष्टता दर्शाता है कि एक एंजाइम एक क्रिया कारक पर ही क्या करता है, क्रिया करता है। तो जो यूरिएज एंजाइम है वो यूरिया का ही क्या करता है, जल अपघटन करता है, ये किसी अन्य क्रिया कारक के ऊपर क्रिया नहीं करता। नेक्स्ट अपनी आती है समूह विशिष्टता। समूह विशिष्टता के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो एंजाइम होता है, एक एंजाइम वो एक विशिष्ट क्रियाधार के समूह के ऊपर, मतलब एक विशिष्ट क्रियाधार का एक समूह होता है, उस समूह के ऊपर ही क्या करता है, वो क्रिया करता है, अन्यथा अन्य किसी और क्रिया कारक के ऊपर वो क्रिया नहीं करता। यूरिएज में हमने क्या देखा कि एक एंजाइम एक क्रिया कारक पर कर रहा था, क्रिया कारक के समूह पर क्रिया नहीं कर रहा था। तो यूरिएज है वो
यूरिया पर ही क्रिया कर रहा था, परंतु समूह विशिष्टता के अंदर एक एंजाइम एक विशिष्ट क्रिया कारक के समूह पर, जैसे एग्जाम्पल ले हेक्सोकाइनेज, ये अपना एक एंजाइम है, कौन सा, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या करता है, हेक्सोज शर्कराओं के ऊपर क्रिया करता है। जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है वो हेक्सोज शर्करा के ऊपर कार्य करता है। हेक्सोज शर्करा मतलब ऐसी शर्करा जिसके अंदर कितने कार्बन हो, 6 कार्बन विद्यमान हो। तो 6 कार्बन की एक श्रृंखला होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हेक्सोज शर्करा कहते हैं। तो जो हेक्सोकाइनेज है वो हेक्सोज शर्कराओं, जैसे आपने देखा शर्कराएं, जो हेक्सोज शर्करा वो कई प्रकार की होती है, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज। तो ये जो अपनी जो शर्कराएं होती है वो क्या होती है, हेक्सोज शर्कराएं होती है। तो हेक्सोज शर्कराओं का एक समूह हो गया जिसमें ग्लूकोज भी आ गया, फ्रैक्टोज भी आ गया, ठीक है भी अपने, और सुक्रोज भी आ गया, माल्टोज भी आ गया, लैक्टोज भी आ गया। तो ये सारी की सारी क्या अपनी हेक्सोज शर्कराएं हैं। तो इन हेक्सोज शर्कराओं पर कौन क्रिया करता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो ये क्या होती है, समूह विशिष्टता होती है कि भी हेक्सोकाइनेज को आप ग्लूकोज के ऊपर भी क्रिया करा सकते हो, जो अपना लैक्टोज है उसके ऊपर भी क्रिया करा सकते हो, तो सुक्रोज के ऊपर भी क्रिया करा सकते हो, माल्टोज पर भी करा सकते हो। परंतु निरपेक्ष विशिष्टता में क्या था कि जो यूरिएज एंजाइम है वो किस पर क्रिया कर रहा था, सिर्फ यूरिया के ऊपर क्रिया कर रहा था। नेक्स्ट अपनी आती है बंध विशिष्टता। नेक्स्ट जो तीसरा है एंजाइम की वो होती है बंध विशिष्टता। देखिए कई प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो सिर्फ एक विशेष प्रकार के बंध को ही तोड़ने का या उसको जोड़ने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है भी। एक जो एंजाइम होता है वो एक विशिष्ट प्रकार के बंध पर ही क्या करता है, क्रिया करता है। अगर एक एंजाइम एक विशेष प्रकार के बंध पर क्रिया करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बंध विशिष्टता कहते हैं। तो बंध विशिष्टता के अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं अपना, एक एंजाइम है राइबोन्यूक्लियेज। कौन सा एंजाइम अभी, राइबोन्यूक्लियेज। तो राइबोज न्यूक्लियेज क्या करता है कि जो पिरिमिडिन जो क्षारक होती है, पिरिमिडिन क्षारक होती है उसके 3' सिरे पर, पिरिमिडिन क्षारक के 3' सिरे पर कौन सा बंध उपस्थित होता है अभी, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। कौन सा बंध उपस्थित होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। इस फॉस्फोडाइएस्टर बंध पर ही कौन क्रिया करता है, राइबोन्यूक्लियेज क्रिया करता है। अब देखिए राइबोन्यूक्लियेज पिरिमिडिन क्षारकों के, पिरिमिडिन क्षारक पर ही क्रिया करता है और कौन से पर नहीं करेगा, प्यूरिन क्षारकों पर नहीं करेगा। तो ये इसकी क्या हो गई, बंध विशिष्टता होगी भी। राइबोन्यूक्लियेज सिर्फ किस पर क्रिया करता है, पिरिमिडिन क्षारकों के फॉस्फोडाइएस्टर बंध का ही क्या करता है, ये जल अपघटन करता है। नेक्स्ट आती है अपनी त्रिविम विशिष्टता। त्रिविम विशिष्टता के अंदर आप क्या देखते हैं कि जो एक एंजाइम होता है वो जो क्रियाकारक के ऊपर, मतलब एंजाइम जिस पर क्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रियाकारक कहते हैं। हमने बताया था आपको कि एंजाइम जिस क्रियाकारक के ऊपर क्रिया करता है, क्रियाकारक, उस क्रियाकारक का आप क्या देखेंगे, त्रिविम विशिष्टता देखेंगे। उस क्रियाकारक की क्या देखेंगे, त्रिविम विशिष्टता। त्रिविम विशिष्टता आपको पता है L व D से देखी जाएगी, ठीक है भी। अब जो एक एंजाइम होता है वो अगर विशिष्ट त्रिविम समूह के ऊपर, मतलब एक विशिष्ट त्रिविम क्रियाकारक के ऊपर ही क्या करे, क्रिया करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिविम विशिष्टता कहते हैं। देखिए जैसे अपना एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है, एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है वो L एमिनो एसिड पर ही क्रिया करता है। मतलब ऐसे एमिनो एसिड जिनकी समावयवता कैसी है, L प्रकार की है। ऐसे एमिनो एसिड जिनकी समावयवता कैसी है, L प्रकार की है। मतलब एमिनो एसिड का ऐसा समावयवी ग्रुप, एमिनो एसिड का ऐसा समावयवी समूह जो क्या हो, L प्रकार का हो, उसी के ऊपर कौन क्रिया करेगा, एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम। मतलब ये जो एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम है वो L प्रकार के एमिनो अम्ल पर क्रिया करेगा, न कि D प्रकार के एमिनो अम्ल के ऊपर क्रिया करेगा। तो ये थी अपनी विशिष्टता, 4 प्रकार की निरपेक्ष विशिष्टता। अगर एक एंजाइम एक क्रियाधार पर क्रिया करे। समूह विशिष्टता, अगर एक एंजाइम एक विशेष क्रियाधार के समूह पर क्रिया करे। बंध विशिष्टता, अगर एक एंजाइम एक विशिष्ट बंध पर क्रिया करे तो वो क्या होती है, बंध विशिष्टता। त्रिविम विशिष्टता, अगर एक एंजाइम किसी क्रिया कारक के एक विशेष त्रिविम जो समावयवी समूह होते हैं उनके ऊपर क्रिया करे, ठीक है भी। नेक्स्ट आता है अपना एंजाइम का विशिष्ट गुणधर्म, वृहद आकार। अब देखिए जो एंजाइम होते हैं उनका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। एंजाइम का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। तो बड़े आकार होने के कारण इससे जो क्रियाकारक होंगे वो क्या होंगे, थोड़े मान लीजिए छोटे आकार के,
तो कम मात्रा के अंदर एंजाइम क्या करते हैं, कम मात्रा के अंदर बड़ा आकार होने के कारण अधिक से अधिक क्रिया कारकों के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो एंजाइमों का एक विशेष गुण क्या होता है, इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट होता है पांचवा, अम्लीय व क्षारीय क्रियाधार से क्रिया। अब जो एंजाइम होता है वो क्रियाधार की प्रकृति को नहीं देखता कि भी अम्लीय है या क्षारीय है, वो दोनों पर ही क्या करता है, समान रूप से क्रिया करता है। अब एंजाइम की जो विशेषता होती है अम्ल व क्षार क्रियाधार से क्रिया करने की, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि जो अपना जो एंजाइम होता है वो कैसा होता है, प्रोटीन प्रकृति का। एंजाइम हमने कैसा पढ़ा है, एंजाइम कैसा होता है, प्रोटीन प्रकृति का। और प्रोटीन के अंदर आपको पता है क्या होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं। प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, एमिनो एसिड की श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। और जो एमिनो एसिड होता है वो एमिनो एसिड के अंदर क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह होता है अपना, एक तो अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, दूसरा होता है अपना NH2 ग्रुप। ये क्या करते हैं, देखिए NH2 ग्रुप कैसा है अभी, क्षारीय प्रकृति का। ये कैसा है, क्षारीय प्रकृति का। और जो COCOOH है वो कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का। वो कैसा होता है अपना, अम्लीय प्रकृति का। तो देखिए एक बेस हो गया अपना कि जो एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन के। और प्रोटीन कैसी प्रकृति का हो गया, उभयधर्मी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्षारीय समूह भी उपस्थित है और अम्लीय समूह भी उपस्थित है, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड से। अब मान लीजिए जो अपना एंजाइम है वो भी कैसा हो गया, उभयधर्मी हो गया। एंजाइम कैसा हो गया, उभयधर्मी। आई बात समझ में, तो उभयधर्मी हो गया। तो अब ये मान लीजिए अम्लीय क्रियाकारक से भी क्रिया कर सकता है। किससे क्रिया कर सकता है, अम्लीय क्रियाकारक से भी क्रिया कर सकता है और क्षारीय क्रियाकारक से भी क्रिया कर सकता है। ठीक है भाई। तो ये होता है एंजाइमों का नेक्स्ट गुण कि अम्लीय व क्षारीय क्रियाधार से क्रिया करना। नेक्स्ट आता है अपना एंजाइमिष्टता। नेक्स्ट जो अपना गुण आता है वो आता है एंजाइमिष्टता। तो एंजाइमिष्टता के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो एक एंजाइम होता है वो एक विशेष परिस्थिति पर ही क्या करता है, क्रिया करता है। एक विशेष परिस्थिति के ऊपर एक एंजाइम क्या रहता है, अच्छे से क्रियाशील रह पाता है। जैसे मान लीजिए तापमान की बात करें, इसकी बात करें, तापमान की बात करें, तो अगर मान लीजिए अगर एंजाइम के लिए अगर अनुकूल ताप है तो ही एंजाइम क्या करेगा, अच्छी प्रकार से क्रियाशील होकर किस पर क्रिया कर सकेगा, क्रियाधार पर। अगर मान लीजिए आपने तापमान को बढ़ा दिया, जैसे मान लीजिए एक एंजाइम है वो मान लीजिए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है क्रियाधार के ऊपर, और आपने तापमान को कितना कर दिया, 20 डिग्री कर दिया, 15 डिग्री कर दिया। तो ये जो एंजाइम होता है उसकी एक बार तो क्रियाशीलता बढ़ेगी। मान लीजिए तापमान को आपने 5 से 10 था, मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ाया, एक बार तो एंजाइम क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है। परंतु एक सीमा ऐसी आती है वो एंजाइम क्या हो जाता है, उसके अंदर विकृति आनी शुरू हो जाती है। एंजाइम के अंदर क्या आने लगती है, तापमान बढ़ाने से विकृति आती है। विकृति मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो नष्ट हो जाती है। स्ट्रक्चर नष्ट क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और जो प्रोटीन होती है वो उच्च ताप पर क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। उसकी संरचना क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। उसी गड़बड़ी के कारण एंजाइम क्या हो जाता है, अपना इनएक्टिव हो जाता है। तो प्रत्येक एंजाइम के लिए एक अनुकूलतम तापमान होता है, मतलब एक अनुकूल तापमान होता है जिस पर वो क्या करता है, क्रिया करता है। अगर मान लीजिए अनुकूल ताप हो गया, अब बात करते हैं पीएच की। तो जो प्रत्येक एंजाइम होता है वो एक विशिष्ट पीएच के ऊपर ही क्या करता है, क्रिया करता है। उस पीएच से कम या ज़्यादा पीएच पर वो एंजाइम क्रियाशील नहीं रह पाएगा। तो ठीक है भाई। तो ये था अपना एंजाइम इष्टता, मतलब एंजाइम एक विशेष परिस्थिति के अंदर क्या रहता है, अधिक क्रियाशील रहता है। नेक्स्ट आता है अपना एंजाइम संदमन। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है हेडिंग है एंजाइम इष्टता की, वो होता है एंजाइम संदमन। एंजाइम संदमन जैसा नाम से ही पता है भी, एंजाइम का क्या होना, संदमन होना, मतलब एंजाइम को क्रिया करने से रोकना। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम संदमक कहलाते हैं। ठीक है भाई। कुछ पदार्थ जो क्या करते हैं, एंजाइम की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम संदमक कहलाते हैं। आगे हम एंजाइम संदमक के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि किस प्रकार के होते हैं। तो ये था अपना एंजाइम के विशिष्ट गुणधर्म। कितने हो गए भी, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, कोलाइडी प्रकृति होती है, विशिष्टता दर्शाते हैं 4 प्रकार की, निरपेक्ष, समूह विशिष्टता, बंध विशिष्टता, त्रिविम विशिष्टता,
आकार कैसा होता है, वृहदाकार होता है। अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के क्रियाधर से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। एंजाइम ईष्टता दर्शाते हैं, मतलब अनुकूलतम तापमान व अनुकूलतम पीएच मिलने पर, मतलब अपने अनुकूल तापमान व अपने अनुकूल पीएच मिलने पर ही ये क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, अन्यथा ये क्या रहते हैं, इनएक्टिव। लास्ट है अपना एंजाइम संदमन। ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर दे, घटा दे, वो क्या कहलाते हैं, अपने एंजाइम संदमक कहलाते हैं। ठीक है भाई। अब अपने नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे आपकी इसके अंदर कि जो एंजाइम होते हैं उसकी क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, कि भी एंजाइम की क्रिया को कौन कौन से कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है भाई। तो देखिए अपना नेक्स्ट, एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जब एंजाइम क्रिया कारक पर क्रिया करता है तो कई जो कारक होते हैं वो एंजाइम की क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उसमें से पहला कारक है अपना तापमान। तो देखते हैं हम कि जो तापमान होता है, कि जो अधिकतर जो एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम एक विशिष्ट ताप पर ही क्या रह सकते हैं, क्रियाशील रह सकते हैं। पीछे भी हमने बात की है कि एंजाइम की क्या होती है, ईष्टता होती है, एंजाइम ईष्टता दर्शाता है। तो एंजाइम, अधिकतम जो एंजाइम होते हैं वो एक विशेष ताप पर क्रिया करते हैं, और जो एंजाइम होते हैं वो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहते हैं, अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो 10 से 20 डिग्री या 20 से 35 डिग्री तक तापमान पर क्या रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। और ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो 30 या 35 डिग्री तापमान पर क्या रहते हैं, एंजाइम क्रियाशील रहते हैं। 20 से 30 डिग्री तापमान क्या होता है, इसके लिए अनुकूलतम तापमान होता है। परंतु जब आप तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने से क्या होता है कि जो एंजाइम होता है उसके अंदर क्या आती है, विकृति आ जाती है। अगर मान लीजिए 10 डिग्री तापमान बढ़ाएंगे, मान लीजिए 20 से 30 डिग्री के बीच में अनुकूलतम तापमान है, और जैसे मान लीजिए आप 10 डिग्री तापमान बढ़ाते हैं, 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर एक बार तो जो एंजाइम की क्रिया करने की जो दर है वो 2 से 2.5% बढ़ जाएगी, 2 से 2.5% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परंतु जैसे ही आपने 10 डिग्री से और ज़्यादा बढ़ा दिया, 10 डिग्री से और ज़्यादा बढ़ा दिया, मान लीजिए 15 डिग्री कर दिया, जैसे मान लीजिए 20 से 30 के मध्य, मान लीजिए 15 डिग्री पर क्या कर रहा है, एंजाइम अच्छे से क्रिया दर्शा रहा है, और आपने क्या किया, प्लस 10 डिग्री और बढ़ा दिया। 20 से 30 डिग्री अनुकूलतम है, हमने कितना मान लिया, 15 डिग्री पर कोई एंजाइम क्या कर रहा है, बढ़िया तरीके से कार्य कर रहा है, और आपने क्या किया, 10 डिग्री और बढ़ाया। 10 डिग्री और बढ़ाने से कितना हो गया, 25 डिग्री हो गया। अब 25 डिग्री जब तक तापमान रहेगा तो एंजाइम की क्रियाशीलता 2 से 2.5 गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परंतु ये क्या होता है, 25 डिग्री से जैसे ही आपने मान लीजिए 30 कर दिया, 25 से आपने क्या कर दिया, 30 कर दिया, तो एंजाइम में क्या हो जाएगी, विकृति उत्पन्न हो जाएगी। और विकृति उत्पन्न होने से क्या होगा, आपको पता ही है, एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्योंकि एंजाइम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। नेक्स्ट अपना देखते हैं पीएच। अधिकतर जो एंजाइम होते हैं वो एक विशिष्ट पीएच 5 से 7 पीएच के ऊपर क्या रहते हैं, अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं। अगर मान लीजिए पीएच का मान 5 से कम या 7 से ज़्यादा हो जाता है तो एंजाइम की जो क्रियाशीलता होती है वो घट जाती है, मतलब एंजाइम अच्छे प्रकार से क्रिया नहीं करता। तो ये थे 2 प्रकार। तीसरा हम देखते हैं क्रियाधारों की सांद्रता। तीसरा हम क्या देखते हैं, क्रियाधारों की सांद्रता। जैसे मान लीजिए अपने पास, एक बार मानकर चलते हैं हम, अपने मान लीजिए 5 एंजाइम, अपने पास 5 एंजाइम के अणु हैं। कितने अणु हैं, 5 एंजाइम के अणु हैं। तो 5 एंजाइम के अणु अधिकतर मान लीजिए 10 क्रियाधार पर क्रिया कर देते हैं। मान लीजिए 10 क्रियाधार को किस में बदल देते हैं, उत्पाद में बदल देते हैं। ठीक है भाई, बदलते हैं। अब आपने क्या किया, क्रियाधार और बढ़ाते गए, क्रियाधार क्या करते गए, बढ़ाते चले गए। परंतु जो एंजाइम है वो तो क्या है, अपना सीमित है। एंजाइम के अपने पास सीमित है भाई, 5 एंजाइम है, 10 पर ही क्रिया कर सकते हैं। आपने यहाँ पर 30 क्रियाधार ले लिए, तो अगर मान लीजिए 30 क्रियाधार ले लिए तो 30 क्रियाधार के ऊपर 5 एंजाइम क्रिया थोड़ी ना कर पाएंगे अच्छे प्रकार से। तो 5 एंजाइम 10 क्रियाधार पर ही क्रिया करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि एंजाइम अगर मान लीजिए अपने पास सीमित है और आप क्रियाधार की सांद्रता को बढ़ाते जा रहे हैं तो एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, घट जाती है।
एंजाइम अच्छे प्रकार से क्रिया नहीं कर सकता। समझ गए, बाकी बच गए जो 20 क्रियाधार होते हैं उनको ये जो 5 एंजाइम है वो बदल नहीं पाएंगे उत्पाद के अंदर, तो एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। देखिए यहाँ पर आपने एंजाइम तो क्या है, निश्चित हो गया, तो एंजाइम क्या हो गया, एक सीमाकारी कारक प्रभाव दर्शा रहा है, मतलब एक निश्चित सीमा तक आकर क्या हो गया, एक फिक्स हो गया, अभी इससे ज़्यादा अपने पास एंजाइम नहीं है। परंतु आप क्रियाधार को बढ़ाते जाएंगे तो क्रियाधार उत्पाद के अंदर परिवर्तित नहीं होंगे, क्योंकि एंजाइम अपने पास क्या है, निश्चित है। तो एक ये फैक्ट भी क्या होता है, एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करता है कि भाई जितने पास आपके पास एंजाइम है उसी हिसाब से अपने को क्या लेने पड़ते हैं, क्रियाधार लेने पड़ते हैं। दूसरा है एंजाइम की सांद्रता। अब देखिए सीधी पीछे हमने किसकी देखी, क्रियाधार की सांद्रता, दूसरा हम देखते हैं एंजाइम की सांद्रता। एंजाइम की सांद्रता के अंदर हम क्या देखते हैं, अब मान लीजिए आपने कितने एंजाइम लिए, 10 एंजाइम लिए, कितने एंजाइम लिए, 10 एंजाइम के अणु लिए, और जो क्रियाधार है वो कितने आपके पास, 5 है, 5 क्या है, क्रियाधार है। अब देखिए यहाँ पर सांद्रता किसकी बढ़ गई, एंजाइम की बढ़ गई, और घट गई किसकी, क्रियाधार की बढ़ गई। अब देखिए जो 10 एंजाइम है उनके लिए 5 क्रियाधार, 10 एंजाइमों क्या, ये कुछ भी नहीं है। तो ये जो 10 एंजाइम है वो तुरंत ही, मतलब बहुत ही अधिक तीव्रता से इसको क्या कर देंगे, क्रियाधार को किस में बदल देंगे, उत्पाद में बदल देंगे, इसमें बदल देंगे, उत्पाद में बदल देंगे। परंतु एक निश्चित सीमा, मतलब एक सीमा ऐसी आएगी कि ये जो एंजाइम है वो इसके ऊपर और अधिक क्रिया नहीं कर पाएंगे, किसके ऊपर, क्रियाधार के ऊपर। मान लीजिए 10 एंजाइम थे, 5 क्रियाधार पर क्रिया करी, तुरंत उत्पाद में बदल गए। परंतु अब यहाँ पर सीमित कौन हो गया अपने पास, क्रियाधार क्या हो गया, सीमित हो गया। क्रियाधार के सीमित होने के कारण एंजाइम क्या हो जाएंगे, कम क्रियाशील हो जाएंगे। अब मान लीजिए आप यहाँ पर क्या करें, 10 एंजाइम है, 10 एंजाइम किसकी सांद्रता बढ़ा रखी है, एंजाइम की सांद्रता बढ़ा रखी है। एंजाइम की सांद्रता बढ़ाने से एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या देखा आपने, एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ गई, क्रियाशीलता बढ़ गई। अब यहाँ पर आप मान लीजिए क्रियाधार को भी मिलाते जाइए, अब यहाँ पर आप किसको मिलाते जाइए, क्रियाधार को, और क्रियाधार को कितना कर दीजिए, 10 कर दीजिए। 10 अणु कितने, किसके ले लिए, क्रियाधार के ले लिए। तो भी एंजाइम की क्रियाशीलता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने पास एंजाइम क्या है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो जब एंजाइम की सांद्रता अधिक होती है तो क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाने से एंजाइम की क्रियाशीलता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान में रखना आप, ठीक है भाई। तो एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाने से, एंजाइम की सांद्रता बढ़ाने से इसकी जो क्रियाशीलता होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर उत्पाद अपना क्या हो गया, अब सीमाकारी हो गया, मतलब एक सीमित हो गया अपने पास कि भाई 10 एंजाइम है, 5 को बदल सकते हैं, अब छठा तो अपने पास है नहीं, तो ये क्या हो जाती है, क्रियाशीलता इसकी बढ़ जाती है 5 को। अब मान लीजिए क्रियाधार भी बढ़ाते जाएंगे, क्रियाधार भी बढ़ाने से एंजाइम की क्रियाशीलता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम की जो सांद्रता है वो अपने पास क्या है, पर्याप्त है। नेक्स्ट देखते हैं अपना लास्ट अंतिम उत्पाद की सांद्रता। नेक्स्ट अपना देखते हैं अंतिम उत्पाद की सांद्रता। अब मान लीजिए कोई एंजाइम किसी क्रिया कारक पर क्रिया करके उसको किस में बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए इसने एंजाइम ने क्रिया कारक को किस में बदल दिया, उत्पाद में बदल दिया, और उत्पाद की मात्रा अपने पास क्या हो गई, पर्याप्त हो गई। उत्पाद की मात्रा अपने पास क्या हो गई, पर्याप्त हो गई। और पर्याप्त होने के बाद में ये जो एंजाइम होता है वो क्रियाधार को और अधिक क्रियाधार को किस में बदलना बंद कर देता है, उत्पाद में बदलना बंद कर देता है, क्योंकि अपने पास उत्पाद की मात्रा, यहाँ उत्पाद की जो मात्रा है वो एक क्या होगी, अपने पास फिक्स प्राप्त हो गई है, और उससे अधिक उत्पाद बन नहीं सकता, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या आती है, एक प्रकार की साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, ठीक है भाई। जो एंजाइम जिस क्रियाधार पर क्रिया करके उसको उत्पाद में बदलता है तो उत्पाद की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। उत्पाद अधिक होने के कारण एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि उत्पाद अपने को प्राप्त हो चुका है। अब जो लास्ट है अपना एंजाइम निरोधक विष, इसको पढ़ेंगे हम कल, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे एंजाइम निरोधक व विष के बारे में। तो ये थे अपनी एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान, पीएच, क्रियाधारों की सांद्रता। तापमान, एक फिक्स तापमान पर तापमान बढ़ाएंगे तो एंजाइम में विकृति आ जाएगी। एक फिक्स पीएच पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्रियाधारों की सांद्रता भी क्या होनी चाहिए, बराबर बढ़िया होनी चाहिए। अगर मान लीजिए क्रियाधारों की सांद्रता अधिक है तो एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एंजाइमों की सांद्रता बढ़ाने से एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। तो ये है अपनी एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप इसके साथ साथ में नोट्स तैयार करते रहिए।
ठीक है भी, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।